सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय जोहार। स्वागत है आपका डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लेके आए हैं आपके लिए 30 का दम सीरीज। 30 का दम सीरीज का ये संस्करण है 2.0। मैं आपसे जिस विषय में चर्चा कर रहा हूं वो विषय है हिंदी। अभी तक हम बहुत से मुद्दों पे चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जुड़ा हुआ है वाक्य शुद्धि और वाक्य संरचना से। ज्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाक्य के अंग हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वाक्य के अंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य और विधेय दोनों। ये दोनों आपके वाक्य के अंग हैं। दूसरी बात, जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य मतलब कर्ता, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। और विधेय मतलब होता है क्रिया। विधेय मतलब क्या होगा? क्रिया। मतलब जो बात कही जा रही है, जो बात कही जा रही है। तो यहां पे ध्यान रखना है, कर्ता जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है और जो बात कही जा रही है वो क्या बना? विधेय। तो इस तरीके से ये दोनों ही विकल्प इस सवाल में उपस्थित हैं। तो सवाल 1 का जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 2 की तरफ। सवाल 2 क्या कह रहा है? श्याम सो रहा है, वाक्य में वाक्य के प्रकार की पहचान कीजिए। जहां पे कोई सामान्य क्रिया हो रही हो वहां पे आपका होगा विधिवाचक। क्या होगा? विधिवाचक। अब यहां पे ध्यान रखिए, निषेध मतलब जहां पे नहीं, मत या कोई नकारात्मक बात कही जाए या कोई नकारात्मक चीज आपको दिखे तो निषेध हो जाएगा, यानी मना करने की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? मना करने की बात हो रही है। और प्रश्न, जहां पर प्रश्न किया जाए वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो ये ध्यान रखना है। श्याम सो रहा है, ये विधिवाचक है, इसलिए विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी क्या हो गए? गलत हो गए। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है? आज्ञावाचक वाक्य की पहचान कीजिए। देखिए, अब अगर आप देखें, पहला विकल्प क्या बोल रहा है कि सुरेश कहां जा रहा है, तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया प्रश्नवाचक, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ध्यान रखिए, कहीं पे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा ऐसा कोई भाव निकले तो क्या बनेगा? विस्मयादि बोधक। क्या बनेगा? विस्मयादि बोधक। अब अभी मैंने आपसे चर्चा की कि हमने बात की किसकी? नहीं की। तो नहीं से क्या बना? निषेध। क्या बना? निषेध। तो यहां पे ध्यान रखना है, चाहे हम ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, ये क्या है? ये तीनों ही इससे जुड़े हुए नहीं है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बल्ला उठाइए या बल्ला उठाओ, तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं? हम आदेश दे रहे हैं। और आदेश को ही हम क्या बोलेंगे? आज्ञावाचक। तो जो सवाल 2 का विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल क्रमांक 4 की तरफ। सवाल क्रमांक 4 क्या कह रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। अब ध्यान रखिएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मेहनत करोगे तो परिणाम अच्छा आएगा। मतलब यहां पे क्या किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ते ही हमें संकेत का भान हो रहा है, संकेत हो रहा है। तो आपका सवाल जो 4 है उसका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पे विस्मय की बात हो रही है क्या? नहीं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? नहीं। इसलिए विकल्प बी, विकल्प सी क्या हो गए? गलत हो गए।
अब बढ़ते हैं अपने सवाल 5 की तरफ। सवाल 5 क्या कह रहा है? सवाल 5 कह रहा है कि निम्न में इच्छावाचक वाक्य की पहचान कीजिए। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, कभी भी इच्छा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा वाक्य जिसमें आशीर्वाद या शुभेच्छा का भाव हो। किसका भाव हो? आशीर्वाद या शुभेच्छा का भाव हो। तो देखते हैं कि विकल्पों में आशीर्वाद शुभेच्छा का भाव कहां दिख रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, जुग जुग जियो, भगवान भला करे, राम जी भला करेंगे, तो ये तीनों में हमको क्या दिख रहा है? आशीर्वाद का भाव दिख रहा है, इच्छा दिख रही है, शुभेच्छा दिख रही है। इसलिए विकल्प डी, चूंकि तीनों की तीनों क्या है? आपके आशीर्वाद इच्छा से जुड़े हुए हैं, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 6 की तरफ। सवाल 6 क्या कह रहा है? हो सकता है कल वर्षा हो, वाक्य में वाक्य के प्रकार की पहचान कीजिए। अब यहां पे देखिए, निषेधवाचक है क्या? यहां पे कहीं पे भी आपको कोई नहीं या नकारात्मकता का बोध नहीं हो रहा है, रोका नहीं जा रहा है, इसलिए निषेधवाचक नहीं होगा। कोई सामान्य क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए विधिवाचक नहीं होगा। लेकिन हो सकता है यह लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया? आपका संदेहवाचक। तो सवाल जो 6 है उसका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 7 की तरफ। सवाल 7 क्या कह रहा है? तुम मत जाओ, वाक्य में वाक्य के प्रकार की पहचान कीजिए। तो जैसे ही मैंने बताया कि आपको कहीं पे भी नहीं, मत ऐसा कुछ दिखे तो वहां पे क्या होना चाहिए? निषेधवाचक होना चाहिए। इसलिए विकल्प सी, विकल्प ए, क्षमा कीजिएगा, जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या इसमें प्रश्न हो रहा है? नहीं। क्या इसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा की बात हो रही? नहीं। तो विकल्प सी, विकल्प बी ये गलत होंगे और विकल्प डी भी गलत होगा, क्योंकि हमारे पास उत्तर मौजूद है कौन सा? विकल्प ए। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 8 की तरफ। सवाल 8 क्या कह रहा है? तो सवाल 8 कह रहा है कि हाय यह कैसे हो गया। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका हाय शब्द है, ये जो हाय शब्द है, ये बात कर रहा है शोक की। किसकी बात कर रहा है? शोक की। जब किसी की मृत्यु हो जाए, हाय यह कैसे हुआ, या कोई दुखद घटना हो जाए, तब शब्द यूज किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है, वो क्या है? हाय। हाय। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो हाय है ये कहां दिख रहा है आपका? तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया विस्मय में। संदेह नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई सामान्य घटना हो रही है, इसलिए विधानवाचक भी नहीं होगा। इसलिए जो सवाल 8 है उसका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब सवाल 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 9 क्या कह रहा है? जिस वाक्य के अंत में केवल एक कर्ता और एक क्रिया हो, तो ध्यान रखिएगा, जिस वाक्य के अंत में एक कर्ता और एक क्रिया होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में आपको और, तथा, एवं ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और एक आश्रित वाक्य होता है वहां पे मिश्र वाक्य होता है। तो बी, सी ये ऑप्शन में नहीं है, चूंकि हमारा आंसर हमको मिल गया, इसलिए डी भी नहीं होगा। इसलिए सवाल जो 9 है उसका विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने सवाल 10 की तरफ। सवाल 10 क्या कह रहा है? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा एक अधीन वाक्य हो। अभी मैंने चर्चा की कि अगर किसी वाक्य में एक सरल वाक्य या एक अधीन वाक्य दिख रहा है तो वहां पे कौन सा होगा? मिश्र वाक्य होगा। बी, सी, डी आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कर्ता की बात हुई थी। अगर आप सरल वाक्य को देखें तो यहाँ पे एक कर्ता की बात की गई थी, तो वो सरल वाक्य नहीं है। क्या बना? मिश्र वाक्य। तो सवाल 10 का विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं, यह वही व्यक्ति है जिसे कल सम्मानित किया गया था। तो यहां पे देख लीजिए, विकल्पों में जाने के पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि यह वही व्यक्ति है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रधान वाक्य बन गया है। अब इस प्रधान वाक्य की जो है व्याख्या की जा रही है, बताया गया है कि जिसे कल सम्मानित किया गया था। आकार पे मत जाइएगा, यह वही व्यक्ति है जिसे कल सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, प्रधान वाक्य
और आश्रित वाक्य का जहां पे आपको दिखे दोनों कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मतलब वहां पे क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है, और चूंकि हमारा आंसर हमारे पास है इसलिए विकल्प डी भी नहीं होगा, विकल्प बी क्या है आपका, सही है। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 12 की तरफ। सवाल 12 क्या बोल रहा है, वह परिश्रमी है और गुणी है। देखिए दो चीजें बात हो रही है कि वह परिश्रमी भी है और कैसा है, गुणी भी है। साथ ही साथ मैंने क्या बताया था, और तथा या एवं ऐसा अगर कुछ दिख रहा है तो वो पहचान है किसकी, संयुक्त की। तो सरल नहीं है, मिश्र नहीं है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों की आपस पर निर्भरता नहीं है, इन दोनों की निर्भरता नहीं है। तो निर्भरता नहीं है तो मिश्र वाक्य नहीं होगा। क्या बना, संयुक्त वाक्य। तो सवाल 12 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 13 की तरफ। सवाल 13 क्या कह रहा है, फरवरी के महीने में मैं दिल्ली गया। फरवरी के महीने में मैं दिल्ली गया, वाक्य को शुद्ध कीजिए। फरवरी के महीने में मैं दिल्ली गया, फरवरी के माह में मैं दिल्ली गया, फरवरी में मैं दिल्ली गया। तो यहां पे ध्यान रखना है आपको कि यहां पे महीने और माह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये पहले ही महीने हैं, तो हमको अलग से महीने माह बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए महीने और माह का जो उपयोग है अनुपयुक्त दिख रहा है, अधिक मात्रा में शब्द दिख रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों अशुद्ध हुए। तो इसका जो शुद्धतम रूप है वो बन गया आपका विकल्प सी, फरवरी में मैं दिल्ली गया। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 14 की तरफ। सवाल 14 क्या कह रहा है, सवाल 14 कह रहा है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य की पहचान में देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है कि मैं सोमवार को रायपुर जाऊंगा, मैं सोमवार के दिन रायपुर जाऊंगा। ए व बी दोनों शुद्ध हैं। तो फिर से ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो दिन है, जब हमने सोमवार बोल दिया तो हमें दिन नहीं लिखना है, हमें दिन नहीं लिखना है, तो ये अतिरिक्त शब्द है। तो इसलिए विकल्प ए सही है और विकल्प बी गलत, तो विकल्प सी भी गलत। और चूंकि विकल्प ए हमारे पास मौजूद है इसलिए विकल्प डी भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 15 की तरफ। सवाल 15 क्या बोल रहा है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। माता जी का शरीर अत्यंत दुखी था, माता जी अत्यंत दुखी थी। अब ए और बी ध्यान रखिएगा, माता जी अत्यंत दुखी थी ये तो सही है, शुद्ध वाक्य है। ये कैसा वाक्य है आपका, शुद्ध वाक्य है। अब देखिएगा, माता जी का शरीर कष्ट में था ऐसा बोला जाए तो ठीक है, लेकिन शरीर दुखी नहीं होता है, इसलिए विकल्प ए जो है ये कैसा है, अशुद्ध है। और हमको पूछा क्या गया है कि अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, तो सवाल ए सही है, बी सी और डी क्या हो गए, गलत हो गए। तो सवाल 15 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 16 की तरफ। सवाल 16 क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। राम ने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था, राम ने ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा है, राम ने ऐसा करना पहले से अनिश्चय कर रखा है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है निश्चित और अनिश्चय ये दोनों अनुपयुक्त है, ये सही तालमेल नहीं बिठा रहा है। सही तालमेल क्या बिठा रहा है आपका, निश्चित। इसलिए विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी गलत हुए, सही क्या हुआ, विकल्प ए। तो शुद्ध वाक्य में राम ने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 17 की तरफ। सवाल 17 क्या बोल रहा है, अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। चाय में क्या पड़ गया, दूध में क्या पड़ गया, चाय में कौन पड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, चाय में क्या पड़ेगा ऐसा लिख रहा है तो ठीक है, कौन ठीक नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके शुद्ध वाक्य हैं, ये दोनों आपके शुद्ध वाक्य हैं, और ये जो है वो क्या है आपका अशुद्ध। तो प्रश्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 18 की तरफ। सवाल 18 क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। वह राम से बातें करने लगा, वे राम से बातें करने लगे, ये दोनों ही शुद्ध हैं, इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपने सवाल 19 की तरफ। हमारा सवाल 19 क्या बोल रहा है? तो सवाल 19 बोल रहा है कि अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अब यहां पे बोल रहा है उसे बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा, उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, उसे अधिक कष्ट उठाना पड़ा। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर बहुत है तो अधिक की आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी भी एक शब्द के चयन होने पे वो ठीक हो सकता है। तो उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा, ये भी ठीक है, उसे अधिक कष्ट उठाना पड़ा, ये भी ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों शुद्ध हैं। ये दोनों भी क्या है? आपके शुद्ध हैं। लेकिन अशुद्ध क्या है? अशुद्ध है आपका ए। तो सवाल 19 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 20 की तरफ। सवाल 20 क्या कह रहा है? यह एक गहरी समस्या है, यह एक गहरी समस्या है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, हमको यह शुद्ध करना है। तो क्या यह सही वाक्य का? नहीं, गहरी नहीं होगा, क्या होगा? गंभीर। क्या होगा? गंभीर। और कौन से वाक्य में दिख रहा है? तो विकल्प बी में दिख रहा है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ए, सी और डी इस प्रश्न के सही उत्तर नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 21 की तरफ। सवाल 21 क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण है, विकल्प ए बोल रहा है। इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है, इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि विकल्प सी में जो समस्त है वो अतिरिक्त है और संपूर्ण भी अतिरिक्त है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे ध्यान रखना है, विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और विकल्प ए और सी क्या हो गए? आपके गलत हो गए। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 22 की तरफ। सवाल 22 क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। उच्च कोटि का प्राणी, निम्न कोटि का प्राणी, सामान्य कोटि का प्राणी। कोटि मतलब होता है प्रकार। ये तीनों ही वाक्य सही है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको कहां पे दिख रहा है? विकल्प डी में। इसलिए जो सवाल आपका 22 है उसका विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारा अगला सवाल है सवाल 23। सवाल 23 क्या बोल रहा है? अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। पहले सारे वाक्यों को पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति की हानि ना होने पाए, किसी व्यक्ति की हानि ना होने पाए, इस पेशे के लोग कम मिलेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है। तो ये जो अशुद्ध है, तो ध्यान रखिएगा, पहले वाक्य में कोई शब्द बोला गया है, इसके जगह क्या आएगा? किसी। क्या आएगा? किसी। किसी व्यक्ति की हानि ना होने पाए। तो ये बी जो है वो शुद्ध वाक्य है आपका। फिर सी जो बोल रहा है इस पेशे के लोग कम मिलेंगे, ये भी कैसा वाक्य है? आपका शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध क्या है आपका? विकल्प ए। इसलिए बी, सी, डी क्या हो गए? आपके गलत हो गए। तो सवाल 23 का जो विकल्प ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 24 की तरफ। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। आपने हमसे कहा था बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। अब ये ध्यान रखो, इसमें थोड़ा सा, ये जो आपका विकल्प भी है, बच्चे को प्लेट में, बच्चे को प्लेट में नहीं रखेंगे, खाना को प्लेट में रखेंगे। तो खाना प्लेट में होगा तो ये सही है। आपने हमसे कहा था ये भी सही है, लेकिन ये क्या है? आपका अशुद्ध है। अब ये देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है? शुद्ध वाक्य की पहचान। तो विकल्प ए सही, विकल्प सी सही, और ये दोनों कहां दिख रहा है? विकल्प डी में। तो सवाल 24 का जो विकल्प डी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 25 की तरफ। सवाल 25 कह रहा है शुद्ध वाक्य बताओ। रो गया, रो पड़ा, रो उठा। ध्यान रखिए, रो गया नहीं होता है, रो उठा नहीं होता, क्या होता है? रो पड़ा। क्या है? रो पड़ा। क्योंकि भाव अचानक आते हैं तो रो पड़ा। क्या हुआ? वो रो पड़ा। तो ये सवाल 25 का विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 26 की तरफ। सवाल 26 क्या है? वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। निर्भर होना, आत्मनिर्भर बनो, रूठ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये तीनों के तीनों कहाँ दिख रहे हैं अपने को? विकल्प डी में। इसलिए ये सही होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 27 की तरफ। सवाल 27 क्या कह रहा है? सवाल 27 कह रहा है अशुद्ध रूप बताएं।
वह पानी कर जाएगा, नहीं, ये तो अशुद्ध है ही है। वह पानी पी कर जाएगा, ये सत्य है। वह पानी पी करके जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमको अशुद्ध बताना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जब पानी पी कर के नहीं होता है, क्या होगा, पीकर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है शुद्ध केवल क्या बना, बी, और ये दोनों क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। तो जो सवाल 27 है उसका विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, और शुद्ध क्या है आपका, बी है। तो इस सवाल का जो विकल्प बी है, विकल्प ए, विकल्प सी गलत हो गया, क्योंकि हमको ये दोनों चाहिए। तो किसमें दिख रहा है, विकल्प डी में। तो अशुद्ध रूप है ए और सी। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 28 की तरफ। सवाल 28 क्या कह रहा है, सवाल 28 कह रहा है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। देश भर में रोष प्रकट किया गया, वह सो गया, वे सदैव सत्य बोलते थे। ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही जो हैं वो आपके शुद्ध हैं, और ये सब के सब आपको कहां दिख रहा है, विकल्प डी में। इसलिए जो सवाल आपका 28 है उसका विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन सवाल 29 की तरफ। सवाल 29 क्या कह रहा है, सवाल 29 कह रहा है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। वृक्ष पर कोयल कूक रही थी, इस विषय की पुस्तक नहीं है। रायपुर में 5 गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गिरफ्तारियां होगा, एक की हुआ रहता, अगर एक होगा तो गिरफ्तारी होगा, लेकिन 5 है तो क्या होगा, गिरफ्तारियां। इसलिए विकल्प सी आपका गलत है। तो शुद्ध वाक्य में आएगा ए और बी दोनों, और ये कौन से विकल्प में मौजूद है, तो विकल्प डी में। अब हमारा जो अंतिम सवाल है वो अंतिम सवाल है आपका सवाल क्रमांक 30। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे पूछा है निस्वार्थ की भावना से, निस्वार्थ भावना से, ए और बी। तो यहाँ पे ये जो की जो है ना, इसका जो उपयोग है वो अनुपयुक्त है, अतिरिक्त उपयोग है, इसलिए ये गलत हो गया। सही क्या हुआ आपका, निस्वार्थ भावना से। अगर ए गलत है तो सी भी गलत है, और चूंकि हमारे पास विकल्प मौजूद है इसलिए डी भी आपका गलत होगा। इसलिए सवाल 30 का जो विकल्प बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए बने रहिएगा। आप किसी भी एग्जाम से जुड़े हुए हैं तो एक बार फॉलो कीजिए हमारा डेली आईएएस एकेडमी रायपुर का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बने रहिए, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।